रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, 5 फरवरी निहत्थे और मज़लूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। मसले कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि कश्मीर पॉलिसी में मज़ीद जिद्दत और क़ुव्वत पैदा करनी होगी। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये जिद्दत और क़ुव्वत पैदा कैसे की जाएगी, क्योंकि हर आने वाली हुकूमत इसी तरह के बयानात देती है कि कश्मीर के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर के मसले को हमने हर सूरत हल करना है। लेकिन मसले कश्मीर जो है वो जूं का तूं है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी तकारीर की और उन्होंने भी हक़ खुद इरादियत के हवाले से बहुत से सवालात उठाए हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तकारीर की। उन्होंने कहा कि तनाज़ कश्मीर पाकिस्तानी ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है, लेकिन यहाँ पर भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी में इसको कितनी अहमियत और अहमियत हासिल रही है और अभी कश्मीर के हवाले से ख़ारजा पॉलिसी में कितना काम किया जा रहा है और कितना काम करना अभी बाकी है। साथ ही साथ अगर मुल्की सियासी मंजरनामे का भी रुख हम करें तो ये भी बड़ा ही पेचीदा होता चला जा रहा है। दिन ब दिन सियासत के जो हचकोले हैं वो तेज़ होते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, हालांकि इससे पहले वो बहुत से ऐलानात कर चुके हैं। एहतजाजी सियासत से उन्होंने मुशावरत की तरफ आने की बात की, पार्लियामान में आने की भी बात की, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो तमाम के तमाम बयानात, उनकी जितनी भी तकारीर थी वो मुख्तलिफ होती गई और वो बयानात भी मुख्तलिफ होते गए। और उसके जवाब में वज़ीर दाखिला साहब भी मंजर आम पर आ गए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जेलों में आए और मैं इनका खूब इलाज करना जानता हूँ। साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी हैं। लेकिन नून लीग के अंदर भी बहुत सी शख्सियात के माबैन ठनी हुई है और इस सूरत हाल में मरीम नवाज साहिबा को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वो इमरान खान साहब को टफ टाइम देने की बातें कर रही हैं, तो अपनी पार्टी के अंदर से जो उनके लिए आवाज़ें उठ रही हैं उनका वो किस तरीके से मुकाबला करेंगे। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और IMF के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है और मुआशी भंवर में फंसी मैशियत और IMF से वाबस्ता उम्मीदें कितनी कारगर साबित होंगी। IMF प्रोग्राम जो है और उसकी शराइत जो है वो दिन ब दिन कड़ी होती चली जा रही हैं, लेकिन इन कड़ी शराइत में हमेशा अवाम ही फंसते हैं और अवाम को ही ये शराइत पूरा करनी होती है। क्या हुक्मरान भी इन शराइत को पूरा करते हैं या नहीं करते? और IMF प्रोग्राम जो आने वाला है इससे पाकिस्तान की मैशियत को कितना संभाला मिलेगा और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमसे मजीद कितना ताउन करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सना मिर्ज़ा साहिबा एंकर पर्सन सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और मुबश्शिर बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। 5 फरवरी निहत्थे और मज़लूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन, इजहार हमदर्दी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा हर तरफ गूंजता रहा। सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी तकारीर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर पॉलिसी में मज़ीद जिद्दत और क़ुव्वत पैदा करनी है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि तकारीर बहुत हुई आज के दिन में, भारत को क्या पैगाम गया, आलमी बरादरी को क्या पैगाम गया और इन दोनों जगहों से हटकर बिलखुसूस कश्मीरियों को क्या पैगाम गया? यूँ समझिए कि आपने कश्मीरी भाइयों के बहनों के दिल के दरवाज़े पे दस्तक दी है ये सवाल उठाकर, तो इसके लिए तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब देखिए, भारत को क्या पैगाम जाना है और कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी अवाम वो हैं जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, उनको क्या पैगाम जाना है। भारत को जो पैगाम जाना है वो बहुत वाज़ेह है। वाज़ेह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तफरीक है, इत्तेहाद नहीं है। और पाकिस्तान में एक ऐसी तफरीक है जहाँ जो कौमी मफादात को भी खातिर में नहीं लाती। उसकी एक मिसाल हमें 2014 में देखने में आई, जब चीनी सदर $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दे के पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान एक अफरा तफरी का शिकार था। पार्लियामेंट हाउस को और सरकारी जो यानी मशीनरी का जो हेडक्वार्टर है यानी सेक्रेटेरिएट, उसको घेराव में उसे ले लिया जा चुका था। ऐसी सिचुएशन में कौमी इदारे हरकत में आए, हुकूमत ने इंगेज करने की कोशिश की
और ख़ुद चीनी हुकूमत ने इंगेज करने की कोशिश की धरना देने वालों को, यानी इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने किसी की ना मानी। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो कौमी मफादात के ताबे नहीं है, वो इमरान खान के मफादात के ताबे है। जब कोई मुल्क ऐसी सिचुएशन में शिकार हो तो उसके दुश्मन को जो पैगाम जाएगा वो बिल्कुल वाज़े है, और यही पैगाम कश्मीरी अवाम अपने अंदाज में रिसीव करेंगे और वो जानेंगे कि इनके तो अपने मसाइल ऐसे हैं जिसमें ये उलझ चुके हैं। और आज आप सोशल मीडिया देखें तो इस तरह के तबसरे मौजूद हैं कि ये अपने से तो निमट लें, अपना मसला तो हल कर लें, हमें बाद में आज़ाद कराएं। तो इस सिचुएशन में इस तरह के पैगाम जा रहे हैं जो बड़े तशवीशनाक और शर्मनाक हैं। हमें इस पर यानी बहुत गौर करके इसमें सारे पाकिस्तान के अवाम बिला तखसीस मैं कह रहा हूँ, और क़यादत, सियासी क़यादत, उनको गौर करना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि कौमी मफाद एक तरफ और सियासी मफाद एक तरफ, और कौमी मफाद हमेशा बालातर होता है। ये सबक सीखना है। माजी में पाकिस्तान के जितने भी सियासी अदवार रहे हैं उसमें जितनी भी मुतहारिब कुव्वतें रही हैं, इन लोगों ने कभी कौमी मफाद को सियासी मफाद के ताबे नहीं किया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल तारीख से पेश करना चाहता हूँ। अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद कर दी गई और इसकी क़यादत को कैदोबंद का सामना करना पड़ा। आलमोस्ट को इसी दौर में मौलाना मौदूदी बैरून मुल्क गए, लंदन शायद, और वहाँ जर्नलिस्टों ने उन्हें घेरा और पूछा कि आप अयूब हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ज़ाहिर है कि वो एक डिक्टेटर था और उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम की नापसंदीदगी वाज़ेह थी। तो उस मौके पर मौलाना मौदूदी ने यह कहा कि मैं अपने इख्तिलाफ़ की गठड़ी पाकिस्तान में छोड़ के आ गया हूँ, मुझसे आप पाकिस्तान के मफादात के बारे में सवाल करें। ये वो सबक है जो आज की क़यादत और ख़ास तौर पे इमरान खान को सीखना है। अगर हम ये सबक नहीं यानी सर ये दुनिया को उस वक़्त वाज़े मैसेज दिया गया कि हम अपने मुल्क के जितने भी मसाइल हैं और जितने हमारे मसाइल जुड़े हुए हैं उसके हवाले से हम बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे बैठ के बातें नहीं कर सकते। लेकिन आज देखा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल। सर आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? जी अब आ रही है जी। मैं सना मिर्ज़ा साहिबा से भी पॉइंट लेना चाहता हूं, फिर वापस आपके पास इसी पॉइंट को लेकर आऊँगा। सना मिर्ज़ा साहिबा ये फरमाइएगा कि ज़ुबानी जमा खर्च तो बहुत ज़्यादा है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, हमने देखा दहाइयों से हुकूमतें आ रही हैं और जा रही हैं, और ख़ान साहब भी इस कश्मीर के सफ़ीर बने, शहबाज शरीफ साहब भी आज ये बात करते हुए नज़र आए, मज़ीद जिद्दत लानी है, क़ुव्वत पैदा करनी है, और साथ उन्होंने कहा कि अब हमें इशार, तकरीर और इन बातों से बाहर निकल आना चाहिए। ये ज़ुबानी जमा खर्च तक क्यों महदूद है मसला कश्मीर, और तफरीक के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि इसमें पॉलिसी का और तरीक़ाकार का बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। भारत हमेशा प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ रखता है, इस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है और इसी तरीके से अपना दबाव बरकरार भी रखता है, बढ़ाता भी है, और ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बैरूनी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बड़ा वोकल होता है, और हम इन तमाम चीज़ों में बहुत पीछे हैं। जहाँ तक बात है 2019 में जो कुछ हुआ वो खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन मैं किसी एक हुकूमत को इसका मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगी। खान साहब की हुकूमत में अगर लेजिस्लेशन हुई तो उससे पहले और उसके बाद भी मामलात कभी अच्छे नहीं थे। यकीनन नवाज़ शरीफ साहब ने और उससे पहले साबिक़ सदर मुशर्रफ साहब ने, जिनका आज इंतकाल भी हो गया है, उन्होंने कोशिशें ज़रूर की अपने-अपने तौर पर, लेकिन उन चीज़ों को खातिर ख़्वाह नताइज या किसी शक्ल में हम नहीं देख सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर अगर आप ये देखें कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़लील करने की कोशिश की, इल्ज़ामात की कोशिश की, कुलभूषण यादव से लेके जितने उसके अंदर, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो एक और चीज़ जो कि एक बड़ा एक इंसिडेंट करना चाह रहा था भारत, और उसका सारा इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर डालना चाह रहा था, वो साजिश भी पाकिस्तान ने पकड़ी। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, और मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट में इसका बड़ा हाथ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट की गई है, कि पाकिस्तान ने अब पिछले कुछ हफ्तों से बड़ा वोकली कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, उसके ताने बाने माफ़ कीजिएगा, भारत से मिल रहे हैं।
और अफगानिस्तान से भी जो कुछ किया जा रहा है उसमें भी बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि भारत से कनेक्ट होते हैं। स्पेशली बलूचिस्तान से जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि उसमें भारत का बराह रास्त हाथ है। लेकिन बात यह है कि हम डोजियर की हद तक ही खड़े रहेंगे या हम इससे बढ़कर भी कुछ पॉलिसीज रखेंगे। एक तरफ हम भारत को तंबीह कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में इंटरफेयर मत करें, दूसरी तरफ आज भी भारत से तिजारत चल रही है, भारत से आज भी सामान पाकिस्तान आता है, भारत से आज भी बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है वो आती हैं। आज भी पाकिस्तान भारत को रास्ता दे रहा है उसकी अपनी तिजारत के लिए। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह तज़ाद है। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप होगा। फिर हमने कश्मीर कमेटी नाम का जो एक मजाक बनाया है अपनी कौम के साथ, कम से कम उस मजाक को ख़त्म होना चाहिए। पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब अरसा दराज तक उसके चेयरमैन रहे, लेकिन मेरा सवाल JUI से यह है कि आज तक उस कमेटी ने कोई खातिर खा काम किया? किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने कश्मीर के हवाले से कोई आवाज उठाई या उन्होंने सिर्फ उस कमेटी की सरबराही के मजे लूटे? उसके बाद फिर आपने ये किया लेकिन कि सना मिर्जा साहिबा, सना मिर्जा साहिबा, जी, फजलुर रहमान साहब के बाद भी तो क़यादत बदली, बिल्कुल फजलुर रहमान साहब के बाद भी क़यादत बदली और फिर उस क़यादत ने क्या काम किया मैं उसी वो भी तरफ आ रही सिर्फ थी। सफारत तक ही महदूद रहा। मैं भी उसी तरफ आ रही थी कि उसके जी बाद ये किया गया कि जी उसके बाद जब कुछ चेंजेस आई तो उन्होंने कहा जी अब हम पूरी दुनिया में वफूद भेजेंगे और वो वफूद जो है वो कश्मीर के इशू के ऊपर बात करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि उन वफूद में जिसमें MNAs शामिल थे उन्होंने क्या किया? उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद है? 8-8 10-10 लोगों का जत्था अपने हर मुल्क में भेजा और उसके ऊपर ऑब्वियसली आपके अखराजात आए, लेकिन उसका नतीजा सिफर था। आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपने इंटरनेशनली थिंक टैंक्स को हायर नहीं किया। अगर आपके लोगों में सलाहियत नहीं है तो आप बाहर से लोगों को हायर कर लें, आप लॉबिस्ट को हायर कर लें। आप ये देखें कि आपको इंटरनेशनली अपने तरीके से नहीं उस तरीके से बात करनी पड़ेगी जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में बात सुनी जाती है। यकीनन आपकी पॉलिसी, आपके तरीकाकार में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मसला मौजूद है, तरीकाकार में कोई खामी मौजूद है जिसकी वजह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि चाहे उससे पहले के अदवार हो चाहे उसके बाद के अदवार हो, हम हमेशा आप जनाब में फंसे रहे, हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग रोल में फंसे रहे, हम हमेशा बैकफुट पे चले गए। हमने कभी भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की और सबसे बढ़कर ये कि हमने एग्रेसिवली अपने इस इशू को टेकअप करने की कोशिश नहीं की। 2019 में जब वो लेजिस्लेशन हो गई, आपको अगर खुद भी पता हो, आप खुद भी अखबार देखते हो, तो G8 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है श्रीनगर में और उसके लिए आप अंदाजा लगा लें कि अरबों रुपए इस वक्त भारत खर्च कर रहा है सिर्फ उसकी रेनोवेशन में। वहां पर लोगों को आबाद किया जा रहा है, वहां पर बिल्डिंग्स की तामीर की जा रही है, वहां पर गार्डनिंग की जा रही है, उसको डेकोरेट किया जा रहा है। जब आप पूरी दुनिया से एक ऐसी जगह पर जो कि एक डिस्प्यूटेड जगह है वहां पर आप लोगों को लेकर आएंगे और वो कॉन्फ्रेंस करवाएंगे तो लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी एक बंदे ने इस हवाले से आवाज उठाई है कि वो G8 कॉन्फ्रेंस उस शहर या उस जगह पर श्रीनगर में क्यों मुनक्किद की जा रही है? मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान जो हैं वो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में मशगूल है, वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी में मशगूल है और उनको ये नहीं पता कि इंटरनेशनली पाकिस्तान किस हजीमत का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान के हवाले से जो उसका एक अटूट अंग है कश्मीर। अच्छा सना मिर्जा साहिबा, तफरीक के हवाले से क्या कहेंगी? मैंने अपने सवाल में ये भी ऐड किया था, तफरीक भी है। अगर देखा जाए तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनमें हमारी सियासी जमातें इकट्ठे बैठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए मेरी नज़र में कश्मीर तो एक मसला है, लेकिन इसके जी साथ सरे फहरिस्त मसला है दहशतगर्दी का, इसके साथ सरे फहरिस्त मसला है इकोनॉमी का। मेरा ख्याल है कि ये 2-3 चैलेंजेस ऐसे हैं जिसमें हमारी सियासी जमातों को बिला तफरीक डिसाइड करना चाहिए। जिस तरीके से जब APS का सानिया हुआ था, मैं इसलिए इसको क्लेम नहीं करती कि मैं ना नून लीग की सपोर्ट में हूँ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में, मैं सिर्फ उस सपोर्ट की बात कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान के मफाद में है। यानी उस वक्त यानी यानी APS सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, सबको बिल्कुल इकट्ठा होना पड़ेगा। मुबशर बुखारी साहब से मुझे पॉइंट लेना है। मुबशर बुखारी साहब ये फरमाइएगा, आलमी बरादरी के हवाले से बात की जा रही है, आलमी सतह के हवाले से बात की जा रही है, तो आलमी बरादरी का क्या किरदार आप देखते हैं और क्या किरदार रहा है मसला कश्मीर के हवाले से? और अगर यहाँ पे देखा जाए कि हम ये बात कह दें कि भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और हमारी लॉबी बड़ी कमज़ोर है, तो ये कह देने से क्या हम मसले कश्मीर के हल से और मामलात से जान छुड़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो आलमी बरादरी की तरफ हम देखते हैं और फिर हम एक डिक्शन यूज करते हैं कि जी आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए। देखिए, ये आलमी ज़मीर नामी कोई चीज़ नहीं होती और ये ज़मीर अगर कोई होता भी है आलमी, तो वो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता होता है, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ वाबस्ता होता है। चूंकि इंडिया ने अपने आप को
एक ताकत के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, मनवाया हुआ है। इसलिए वो कुछ गलत भी करेगा तो आलमी ज़मीर को नहीं झंझोड़ा जा पाएगा। दूसरी तरफ हमारी अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो जिस तरह की है, अभी हमें शायद कुछ ज्यादा वाइब्रेंट नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह की रही है और जिस तरह की फार्मूलेट होती है वो इंतहाई काबिल एतराज है। मतलब आपको हर 6 महीने बाद एक सोच उठती है और आप कुछ चीज दे के आ जाते हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर जो भी हों, माजी में भी इस तरह हुआ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे हाथ बहुत अहम सबूत लगे हैं, हम इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएंगे। और जब वो इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाते हैं तो उन सबूतों को बड़े आराम से नजरअंदाज कर दिया जाता है। और उसके अलावा भी मसलन इतनी जंगें हम लड़ चुके हैं, तो मेरे जाती ख्याल में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का अपना असल सोच है वो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है आप करते रहिए। उसके अलावा यह है कि कंसेंसस, कौमी कंसेंसस डेवलप होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इस तरह के बड़े मसाइल के ऊपर। मेरे जो मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं वो इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए इतने सालों के गुजरने के बावजूद भी हम भी एक कंसेंसस पॉलिसी जिसमें हमें पता हो कि पूरी, हाँ जी, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब कायदे-ए-आज़म का फरमान था जिसको लेके हम एक पॉलिसी जारी रखे हुए हैं। लेकिन जब भी कोई जमात आती है उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है और वो कैसे फार्मूलेट करना होता है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को वो उस तरीके से शायद नहीं देख पाते। मेरी जाती राय में जो मैं पंचिंग लाइन कहना चाह रहा था, जैसे दुनिया के बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि ये कश्मीर का मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है और इन्हें आपस में बैठ के हल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें आलमी बरादरी और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की बजाय ये आपस में मसला हल करने के लिए कुछ हमें निकात तय करने चाहिए और उनको इनिशिएट करना चाहिए, वरना ये मामला जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। हमने डोजियर दिए, डिसइंफॉर्मेशन लैब के भी दिए डोजियर, कुलभूषण का केस भी हम जो जिस तरीके से वहाँ हमारे साथ जो हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसके अलावा भी हम अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम दूसरी ऑप्शन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम अपना बाकी वक्त भी आलमी बरादरी की तरफ और उस सूरत हाल में देखने में गुजारे जब हम आलमी बरादरी से इमदाद भी मांग रहे हो और उसके बाद कहे नहीं जी ये देखें ये हमारी बात भी माने, तो ये मुश्किल सा काम होता है। और मेरा ख्याल है कि ये यानी प्लॉजिबल नहीं है। एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते हमें इस मसले के लिए भी इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है, लेकिन दुआ यही है कि मसला कश्मीर जल्द अज जल्द हल हो और कश्मीरियों को आज़ादी मिले और वो सुख का सांस ले सकें, और तमाम जितनी भी ये तफरीक है मसले कश्मीर को लेकर वो भी ख़त्म होनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की। तो सर्द मौसम है, लेकिन पारा जो है सियासत का वो हमेशा की तरह सर्द मौसम में भी हाई है और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ दी जा रही हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से भी बात करेंगे और जो अपोजिशन की पॉलिसी है, खान साहब की पॉलिसी है, ख़ास आज जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। तो लोगों को जेलें भरने का दर्ज देते हैं, ये हुकूमत कह रही है, और ख़ुद ज़मान पार्क के अंदर महफूज बैठे हुए हैं खान साहब, और दूसरी जानिब यहाँ से कहा जाता है कि ये फुस्ताई हुकूमत है, हमें जेलों में डाल रही है। लेकिन फिर अचानक ही जेल जाने की बातें हो रही हैं और फिर आम इंतखाबात के हवाले से भी बात होती है। तो डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, तो क्या ये जेल भरो तहरीक जो है आम इंतखाबात के लिए कोई राह हमवार कर पाएगी? क्योंकि अगर हमने अब माजी का थोड़ा सा सफ़र करें तो जितनी भी पॉलिसीज़ देखी हैं हमने, उनके लॉन्ग मार्च को देखा जाए, फिर असेंबलियां तोड़ने के हवाले से मामलात को देखा जाए, और नतीजा नदारत।
अच्छा देखिए, मैं इस मौजू पे बात करूंगा और बहुत मुख्तसर, लेकिन इससे पहले कश्मीर पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर का मामला बहुत अहम है। एक एक जुमले में ज़रा जी उस पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। जी जो फरमाइएगा। हमारी सना मिर्ज़ा साहिबा है, हमारी दोस्त हैं, इन्होंने दो स्टेटमेंट तो ये दिए कि नवाज़ शरीफ के दौर में भी काम हुआ, मुशर्रफ साहब के दौर में भी काम हुआ कश्मीर पर, और वगैरह वगैरह, फिर वो नहीं सब हो चुका। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर हम इस तनाजुर में देखें तो आपको पूरा मसला कश्मीर जहाँ पहुँच गया है वो समझ में आ जाएगा। असल में वाजपेयी को पाकिस्तान लाना एक कारनामा था। वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर कहा जिसके पाकिस्तान हमारी मोहर के बगैर भी चल रहा है, और फिर उन्होंने मीनार पाकिस्तान का दौरा भी किया, जो करारदाद पाकिस्तान के रेफरेंस से पाकिस्तान की बुनियाद है, और फिर उस पर कश्मीर पर एक फार्मूला तय हो गया, जिसे परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में ऑपरेशन करके और हुकूमत को लाइल्म रख कर उसे सबूताज कर दिया। और फिर जब उसने इक़्तिदार संभाल लिया तो एक स्टेटमेंट दी कि ये जो वाजपेयी और नवाज शरीफ का फार्मूला था जिस पर इत्तेफाक राय हुआ था, वो एक अहमकाना मंसूबा था। उसके बाद फिर वो तरले मिन्नतें करते रहे मुशर्रफ साहब इंडिया की कि उसी माहदे को ज़िंदा कर दें, तो फिर इंडिया उस पर नहीं आया, और ज़िल्लत के साथ वो अपनी यानी तजावीज़ भी पेश करते रहे, बात भी करते रहे, लेकिन मामला आगे बढ़ नहीं सका। खुर्शीद कसूरी साहब कोई इस तरह का इंकशाफ करते हैं, लेकिन अगर वो कोई उस पर जान होती तो वो इम्प्लीमेंट हो गया होता। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उसी का नतीजा था कि मुशर्रफ की इस हिमाकत का नतीजा था कि 15 ये जो अमेरिका से वापस आए ट्रॉफ़ी लेकर इमरान खान, तो दरअसल ये ऑन बोर्ड हो गए थे 15 अगस्त के इस मंसूबे के सिलसिले में कि अब हमने कश्मीर उधर दे देना है, तो इसके नतीजे में हुआ। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ सना साहिबा की, इन्होंने एक ख़ास बात कही कि श्रीनगर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर हमारी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई जा रही। ये बहुत यूँ समझिए कि मुजरिमाना हरकत है और इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। सना मिर्ज़ा साहिबा ने बहुत शानदार तजवीज़ पेश की है, और मेरी गुजारिश ये है कि हमारे सहाफ़ियों से कि हर फोरम पर इस मौजू पर बात करें। तीसरी जो हमारे दोस्त ने एक बात तजवीज़ पेश की, मैं उस सुन के अटेंशन हो गया और मैंने सोचा कि शायद कोई बड़ी बात आने वाली है। आपने फरमाया कि हमने डोजियर पेश कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ना साबित कर सके, ना आर्मी बिरादरी को इस पर आमादा कर सके कि वो हमारे पुष्ट पर आके खड़े हों। तो आखिर में उन्होंने ये फरमाया कि हमें दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तो मैं बहुत मुतवज्जो हो गया कि ऑप्शन कोई सामने आएगी, वो ऑप्शन क्या है, क्या जंग की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। तो ये बात ज़रूर हमारे दोस्त को वाज़ेह करनी चाहिए, इससे समझ में आएगा कि और ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। अब मैं आता हूँ सर वो तो फरमा रहे थे कि हमें आपस में बैठ के टेबल की तरफ जाना चाहिए और बाहमी मुज़ाकरात से इसके हल की तरफ, इसका मुमकिन हल निकालना चाहिए। अरसलान, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ये वजाहत उन्हें करने दें। अब बात हुई आपके जेल भरो तहरीक की। जेल भरो तहरीक भी एक बड़ा मौसर है। 1977 में जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तहरीक चली, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की, तो उसका एक बहुत ताकतवर हथकंडा जो था वो यही जेल भरने का था। जेलें पाकिस्तान की भर गई थी और उसके बाद पुलिस सियासी कारकुनों को गिरफ़्तार करती थी और जाके जंगलों में छोड़ आती थी, और ख्वाजा खैरुद्दीन साहब को तो कहीं दूर दराज कहीं जाके छोड़ दिया गया था, और वो पैदल चल के पता नहीं कितने हफ्ते पैदल चलने के बाद कराची पहुँचे थे। तो ये एक हरबा तो है, लेकिन ये हरबा इस तरह से नहीं होता जैसे इमरान खान ने किया। वो एक बैक वक्त एक जामे कोशिश होती है कि तहरीक भी है, दबाव भी है, उसके साथ आपने जेलें भरनी शुरू कर दी। इमरान खान चूँकि मुशावरत पर यकीन नहीं रखते, इमरान खान की जमात में मुशावरत का कोई सिलसिला नहीं है। हालांकि इमरान खान की जमात में बड़े समझदार लोग मौजूद हैं, जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी हैं, जैसे परवेज़ खटक साहब हैं, इसके अलावा भी लोग हैं। ये लोग तारीख़ को भी जानते हैं, सियासी टैक्टिक को भी जानते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ किसी मशवरे को सुनने की रिवायत नहीं है, लिहाजा ये लोग, और मांगे बगैर मशवरा देना हिमाकत होती है, लिहाजा ये लोग अपनी इज्जत बचा के रखते हैं और साइड पे रहते हैं। और इमरान खान अपने जो भी हीले उनकी समझ में आते हैं वो कर देते हैं, और बिल आखिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। ये भी उसी तरह से फ्लॉप होगा।
सही। सना मिर्ज़ा साहिबा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मुबश्शिर बुखारी साहब के सामने सवाल रख दिया है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने। डॉक्टर मुबश्शिर बुखारी साहब वो फरमा रहे हैं, ज़रा आप भी वाज़े कर दीजिए जो आपने मुमकिना हल दिया उसके हवाले से, कश्मीर मसले कश्मीर को लेकर पाक भारत के मेज़ पर आने के हवाले से, और साथ ही साथ फिर मैं अगला सवाल भी आपसे रखता हूँ। ऐसा मेरा ख्याल है कि आपने सही ट्रांसलेट किया था, और मेरा ख्याल है मैंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा था। जी फारूक भाई जो है नहीं, वो शायद डॉक्टर साहब उसको कह रहे थे कि आप अपनी जुबानी बयान नहीं करें। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने ये अर्ज किया था कि ये मसला दोनों मुल्कों ने ही हल करना है, इन्हें नेगोशिएशन टेबल पे आ जाना चाहिए। और वाजपेयी का हवाला उन्होंने खुद भी दे दिया कि वाजपेयी को बड़ी मुश्किल से खींच के नवाज शरीफ लाए थे, और वो बड़ी सक्सेस थी, लेकिन थोड़ी सी तारीख नामुकम्मल छोड़ दी। राजीव गांधी साहब भी पाकिस्तान आए थे, और जिसपे मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने उस वक्त बहुत एतराज किया था जी, कश्मीर हाउस का बोर्ड उतार दिया गया। तो मसला तो ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, पॉलिटिकल लीडरशिप कई मकामात पे ऐसे जगहों पे पहुंच गई कि कश्मीर के मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाकयात उसके साथ जुड़े हुए, जैसे कारगिल का वाकया उन्होंने खुद बताया, और बड़े इस तरह के मामला रहे तारीख में। तो मैं आज भी यही समझता हूँ कि ये मसला पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यानी अवामी राब्ता मुहिम जो एक वक्त में स्टार्ट हुई थी, और वो जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई, लेकिन जनरल मुशर्रफ उसको शायद उस तरीके से बैक नहीं कर पाए। बहरहाल वो यहाँ हमारे डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब मरहूम और आसमा जहांगीर इन्होंने शुरू की थी, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उधर से पार्लियामेंटेरियंस इधर आना शुरू हो गए, इधर से पार्लियामेंटेरियंस उधर गए। फिर आपको याद होगा कि सार्स पॉलिसी एक बनी थी कि पार्लियामेंटेरियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़े अच्छे स्टेप थे, और ऐसी नेगोशिएशन के जरिए हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच सकते थे। तो बाकी जो जिसका सोच रहे हैं भाई, वो मैं तो जंग का हामी ही नहीं हूँ, और किसी तरह भी किसी भी सही खित्ते में सही। मैं सर, यानी कतई जंग का हामी पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। जेल भरो तहरीक के हवाले से मैं आपके सामने भी सवाल रखूंगा, लेकिन इससे पहले सना मिर्ज़ा साहब आप फरमाइएगा, खान साहब की जेल जाने की, जेल भरो तहरीक का जो ऐलान है, कोई नतीजा खेज साबित हो सकेगा? क्योंकि हमने देखा कि खान साहब के बयानात में बहुत से हमने यू टर्न्स भी देखे हैं। उन्होंने इस्तीफ़ों की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने पार्लियामान में आने की बात की, फिर पार्लियामान में जब उनके इस्तीफ़े कबूल हो गए तो फिर उन्होंने अदालत का रुख कर लिया। अब आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है कि ये जेल भरो तहरीक जो है वो कोई नतीजा खेज होगी? देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब इतने यू टर्न्स ले चुके हैं कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि वो कितनी उनकी तादाद है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरा खान साहब से सवाल यह है कि पीटीआई से सवाल यह है कि क्या खान साहब उन लोगों में शामिल होंगे जो जेल में जाएंगे? क्योंकि सवाल यह है कि क्या खान साहब इस शख्सियत के हामिल हैं, ऐसे सियासी कद के हामिल हैं कि वो जेल में गुजारा कर सके? आपने अगर राना सनाउल्लाह साहब का आज का स्टेटमेंट देखा हो, तो मेरा ख्याल है कि वो जी स्टेटमेंट ही उसका बेहतर जवाब है कि सबसे पहले खान साहब को ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है, मुझे शायद हिस्ट्री में मेरे ये दोनों लोग मुझसे सीनियर है, ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, कि गालिबन काफ़ी पुरानी बात है, ये शायद मुशर्रफ साहब का दौर था जब खान साहब को कुछ वक्त के लिए जेल में जाना पड़ा था, और उसके बाद फिर खान साहब वो चंद ही रोज़ वहाँ गुजार सके थे, और उसके बाद उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन खान साहब की शायद वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि खान साहब जेलें काट सकें। फिर जहाँ तक बात है, अगर वो जेल अपने कारकुनान को भेज वो तो दें तो सना मिर्जा साहिबा, शेख रशीद साहब जी भी बड़े दावे करते नजर आए। उन्होंने कहा क्लैशन कोप केस में भी मैंने बड़ी जेलें काटी हैं, लेकिन अभी की जो सूरत हाल थी वो बड़ी बिल्कुल। अच्छा, इसमें सिर्फ वाज़ेह सवाल ये है थी। कि देखिए, देखना ये होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है कि उसको जेल में भेजा जाए। ऑब्वियसली अगर वो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस पैदा करते हैं या कार्य सरकार में मुदाखलत करते हैं, तो फिर ये एक तरीकाकार हो सकता है। जिस तरीके से 2 मुख्तलिफ टाइम्स पर उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज की कोशिश की और फिर उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, हमने वो सब भी देखा। लेकिन असल चीज़ ये थी कि एक मर्तबा पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान ज़्यादा आगे थे, और दूसरी मर्तबा जो था, जब इनके अपने कारकुनान थे, तो उनको बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया था। कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि खान साहब एक्चुअली उन लोगों में से नहीं है जो कि इस पूरे हुजूम को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के लीड करें और सबसे पहले जेल में खुद दाखिल हों, क्योंकि खान साहब इसको अवॉइड करते हैं। आज तक खान साहब अपने तमाम केसेस के बावजूद अपने घर से बाहर नहीं निकल सके। लोगों ने उनके पूरे घर के गिर्द एक घेरा बनाया हुआ है। खान साहब
एहतजाज के लिए इस्लामाबाद तो आ जाते हैं, लेकिन खान साहब आज तक पेशावर में जो सानहा हुआ है, उस सानहे में जाकर वहां उन लोगों के साथ कॉन्डोलेंस नहीं कर सके, उन लोगों के दुख को शेयर नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर तरीन लीडरशिप थी, उसने अपने आराम को थोड़ा सा एक साइड पर करके, कितने लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि वहां पर जाके लोगों से मिले हैं, जिन लोगों की, जिन शहीदों की फैमिलीज अभी तक जिनके जख्म मुंतमिल नहीं हो सके, उनसे मिली है। तो खान साहब एक्चुअली सिर्फ अपने ईज को खत्म नहीं करना चाहते। जहां तक उनकी इस स्ट्रैटेजी की बात है, तो मुझे नहीं लगता ये स्ट्रैटेजी, अगर आपको याद हो तो पिछले साल सितंबर या अक्टूबर में भी खान साहब ने इस किस्म की एक बात की थी कि हमें जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद उनकी याददाश्त खो गई थी और वो इस बयानिए से हट गए थे और कोई नया बयानिया ले आए थे। तो ये चीज देखना जरूर होगी कि आया उनका ये स्टेटमेंट कहां तक स्टैंड करता है, कब तक स्टैंड करता है, और आया वो इस पर अमल भी करते हैं या नहीं। क्योंकि पिछले 2 महीने में इस तबातुर के साथ उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज की है कि उसके बाद ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि खान साहब इसके ऊपर भी स्टैंड लेंगे। और अगर ले भी लेते हैं तो खान साहब पहले अपने कारकुनों को इस्तेमाल करेंगे और शायद सबसे आखिरी शख्स होंगे जो कि जेल में जाएगा। यानी सबसे आखिर में वो खुद जाएंगे, जबकि सबसे पहले उन्हें होना चाहिए। मुबशिर बुखारी साहब, ये फरमाइएगा, सियासी मामलात का बेहतरीन ऑप्शन सिर्फ एहतजाज या मुफाहमत नाम की भी कोई चीज़ है? देखिए, सना ने एक वाकया याद दिलवाया, और जबकि ये बात कर रही है, सना जियो टीवी में थी और मैं भी जियो इंग्लिश के लिए देखभाल कर रहा था लाहौर में, जियो इंग्लिश के मामलात की। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए थे और उन्हें डेरा गाजी खान जेल भेजा गया था। और उसके बाद ये उन्होंने क्लेम किया कि जी मैं 8 दिन रहा, वो 8 दिन नहीं रहे, वो 4 दिन रहे या 5 दिन रहे। और उसके बाद ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके जितने लीडर्स थे बहुत सारे, उन्होंने बॉन्ड दिए थे कि आइंदा से हम ये जो इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट चल रही थी उस जमाने में, उसमें वो पार्टिसिपेशन, अपनी पर्सनल प्रेजेंस नहीं रखेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखें उठा के तारीख और रिकॉर्ड, तो इनकी प्रेजेंस बिल्कुल इनकी पार्टी की बिल्कुल मिनिमाइज कर दी गई थी। तो खान साहब का ये मामला तो है। और दूसरी बात, जेल भरो तहरीक हमेशा हमने देखी डिक्टेटरशिप के खिलाफ, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई। ये जो है खान साहब की पार्टी का दूसरा एक बड़ा डायलेमा, सना ने बिल्कुल सही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल की नहीं है कि जब वर्कर्स जेल में जाएं तो पीछे उनके पुरसाने हाल कोई हो, क्योंकि जेल में बहुत सारी जरूरियात होती हैं, हमने देखी है माजी में। मैंने 79 में, बिल्कुल छोटी सी उम्र थी मेरी, जब मैं कुछ अपने जो मेरे अजीजों अकारब थे जो अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तारियां दी थी, उनको मिलने जाया करता था। तो बड़ा महंगा शौक है जेल जाना मियाँ। तो मेरा नहीं जाती ख्याल कि खान साहब की पार्टी ये अफोर्ड करती है। और अगर उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो उनको फिर ही मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट। खुद सबसे पहले गिरफ्तारी ने, हालत तो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं फवाद, उनका देख लीजिए क्या मामला रहा है। अगर जेल नहीं रहना था तो जमानत ही अप्लाई ना करते और कहते कि जी रखे मुझे, जैसे शाहिदा खान अब्बासी ने कहा था कि मेरा 90 दिन का रिमांड दीजिए। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो हमेशा ऐसी चीज को अपने टाइमिंग के ऊपर इस्तेमाल करता है। खान साहब की ये मूव मुझे डेस्परेट मूव लगती है। अब उनके तर्कश में वो चूंकि कौमी असम्बली वापस जाना चाहते थे, वो भी नाकाम बना दिया गया, और अब उनके तर्कश में आखिरी चीज यही बचा है। और मुझे इसकी कामयाबी का कोई यकीन नहीं। अलबत्ता जो उन्होंने एक सियासी चाल की, पंजाब और केपी असम्बली तोड़ना और उसके नतीजे में इलेक्शन की तारीख के लिए प्रेशर बढ़ रहा है, वो एक अच्छी इनकी सियासी मूव थी, जिसके नतीजे में वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन जेल भरो तहरीक मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही, स्पेशली सही 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 सर, सर ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक सर, जी सर ब्रेक लेना पड़ रहा है यहाँ पे। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि जेल भरो तहरीक के ऊपर खान साहब कितना अमल कर पाएंगे। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो ज़रा अवामी मसाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सियासी मसाइल पे तो बहुत बातें हो रही हैं। अवाम जो है महंगाई की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी नाज़रीन। सियासी ऊंट किस करवट बैठता है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और महंगाई के दलदल में अवाम फंसते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब कोई भी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। जो इसहाक डार हैं वो पिछली हुकूमत पे डालते हैं, शौकत तरीन हैं वो इसहाक डार पे मुआशी बोझ का इल्ज़ाम डालते हैं। तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। और दूसरी जानिब IMF की कड़ी शराइत हैं और वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि IMF का दबाव अशराफिया पर क्यों नहीं आता? हुक्मरान जो है वो IMF का बोझ क्यों नहीं उठाते? हमेशा अवाम की बात होती है और अवाम ही इसी चक्की में पिसते चले जाते हैं। मेरा सवाल भी यही है कि इनका बोझ जो है, जो माशी हम पर दबाव आता है, उसका बोझ अशराफिया पर क्यों नहीं जाता? मेरे ख्याल में मुबश्शिर बुखारी साहब हम सबसे सीनियर हैं और उनका तजर्बा भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जामे रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चंद तबकात जो हैं, ताकतवर तबकात, इसमें आप ये समझ लें कि सबसे बड़ी तो ये डीज़ल माफिया है, जिससे हम क्या कहते हैं, बिजली बनाने के लिए पेट्रोल देते हैं। जैसे वो लोग हैं जिनकी दौलत हज़ारों बल्कि लाखों एकड़ अराज़ी से बनती है, वो लोग हैं। जैसे ताजिर हैं, जैसे प्रॉपर्टी माफिया है, और इस तरह की और भी कुछ माफियाएँ हैं जो बहुत ताकतवर हैं और अपनी ताकत के ज़ोर पर वो रियासत को ब्लैकमेल कर लेती हैं। और लिहाजा रियासत जो है वो कोई जस्ट पॉलिसी नहीं बना पाती इस दबाव और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये भी एक ऐसा मसला है, मसला कश्मीर की तरह, जिस पर पूरी कौम को यकजा होकर रियासत को ताकत फराहम करनी चाहिए ताकि दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसी बन सके और उसका जो वज़न है गरीब आवाम पर और सफ़ेद पोश तबके पर ना आए, बल्कि उन तबकात पर आए जो पाकिस्तान के वसाइल से दौलत बटोरते हैं और अयाशी करते हैं और अपने असासे पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान से बाहर रखते हैं। सही, यानी कौमी कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सना मिर्ज़ा साहबा, फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है IMF की शराइत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और इसहाक डार साहब जो है इसका सारा इल्ज़ाम पिछली हुकूमत के ऊपर भी फेंक देते हैं। वो कहते हैं जी कि उनके किए हुए मुआहदे थे और आज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। अभी की जो शराइत हैं वो भी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। तो इन शराइत को तस्लीम करने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान ख़तरनाक जोन से बाहर निकल पाएगा और क्या ये अवाम बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, फारूक साहब ने बड़ी मीठी बातें की और मेरा ख्याल है बड़ी आइडियल सिचुएशन उन्होंने बताई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ना हमारे सियासतदान जो हैं वो इतना बड़ा दिल रखते हैं और ना ही हमारी पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं। हमने इस IMF में फंसना था और मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट हमें नून लीग को नहीं देना चाहिए। इसका क्रेडिट हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए, क्योंकि ये जो किस्त ड्यू थी IMF की, ये सितंबर की ड्यू थी और नवंबर तक इसको लिंगर ऑन किया गया। मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसहाक डार साहब क्योंकि नहीं चाहते थे कि कुछ शराइत के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, उन्होंने स्टैंड किया और उसका नतीजा ये निकला कि 3 माह का डिले आया और IMF जो है वो उनकी गर्दन पर सवार हो गया और उसका नतीजा अब हम ये देख रहे हैं कि उनको वो चीज़ें भी माननी पड़ रही हैं जो शायद नवंबर में अगर मान ली जाती तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर शायद IMF भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। लेकिन जहाँ तक, खैर मैं इकोनॉमी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इतना ज़रूर लेकिन जानती हूँ कि जो 7वें और 8वां जो राउंड था IMF का, जो शराइत का, वो हम फुलफिल नहीं कर सके, इसीलिए हम 9वें राउंड के ऊपर बात नहीं कर सके। अगर हमने 7वें और 8वें राउंड की शराइत को मुकम्मल किया होता तो शायद 9वें राउंड के ऊपर शायद IMF को हम बैकफुट पर ले जा सकते थे। अब जहां तक बात है कि ये निगोशिएशंस कामयाब होंगी या नहीं होंगी, अवाम के ऊपर जरूर बोझ पड़ेगा। अशराफिया जरूर जो है वो एक बार फिर इसके चुंगल में नहीं आ सकेगी। जो टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस को लगाने की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस अभी बढ़ाए गए हैं, ये तो सिर्फ एक स्टेज है। अगली स्टेज के ऊपर शायद ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो है और जो लिवी है ये मजीद बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो डॉलर के ऊपर से कैप हटाया गया है, उसके बाद जो डॉलर का और जो रुपए का जो फ्लक्चुएशन आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसके ऊपर भी मजीद असर पड़ेगा। लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो सीधी बात है, जो शायद मेरे और एक आम पाकिस्तानी को समझ आए, वो ये कि बिजली के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट 70 to 75% बढ़ेंगे, सब्सिडीज खत्म हो जाएंगी, महंगाई और बढ़ेगी और शायद जो ये ज़रूरत अशिया जो हमारी इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं वो हमारी पहुंच से और दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका सारा खुमियाजा अगर हम ये कहें कि नून लीग के ऊपर
ऊपर डालना चाहिए तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ये वो एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चला आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में ही यही स्टेटमेंट दिए जाते रहे रज़ाक दाऊद साहब और इस किस्म के मिनिस्टर्स की जानिब से। जब ये शुरुआती दौर था उस वक्त कहा गया कि जी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके, हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 3 वज़राए खजाना चेंज हुए, असद उमर से लेके हफीज शेख से लेके शौकत तरीन। नून लीग ने बहुत कम टाइम में 2 वज़राए खजाना बदल दिए। अब कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो बंदा भी आता है वो कभी भी वजारत खजाना का एक्सपर्ट नहीं होता, वो एक या तो पॉलिटिकल फेस होता है या फिर वो जो वजीर आजम होते हैं उसका कोई बड़ा ही जो कहना चाहिए कि एक रिस्पेक्टेड या रिलायबल पर्सन होता है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके। हमें असल चीज ये है जो एक हमारा ड्रॉबैक है कि हम जब भी कभी हुकूमत में आते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो वो कोई प्लान लेकर नहीं आती है, और वो प्लान बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ना आपके पास एक्सपर्ट होता है ना आपके पास प्लान होता है। इसी वजह से नतीजा ये निकलता है कि जब साल 1.5 साल गुजरता है हुकूमत में आने के बाद तो खान साहब की तरह वजीर आजम को ये कहना पड़ता है कि जी मुझे तो अभी समझ में आया कि मैं इस वजीर आजम बनने के बाद मैं इकोनॉमी के मसलों को अभी समझाऊं। यानी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शहबाज शरीफ साहब की तरह ये कहना पड़ता है कि जी मुझे अगर पता होता कि इकोनॉमी की सूरत हाल ये थी तो मैं कभी भी वजीर आजम ना बनता। तो भाई अगर आपको इतने मसलों का अंदाजा ही नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है वो सिफर है, आपको पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं मुल्क को चलाऊंगा। तो बेहतर ये कि पहले आप अपने आप को, अपने सिस्टम को ठीक करें, अपने तरीकाकार को ठीक करें, उसके बाद आप मुल्क की बागडोर संभालें। यानी तब तक सर जो है ना पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। मुबशिर बुखारी साहब, वक्त मुख्तसर रह गया है। सर आपसे मुख्तसर सा सवाल कि सर सियासी हुकूमतें हमेशा IMF के सामने हार क्यों मान जाती हैं? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कभी भी नहीं रही और हमेशा जो भी डिपेंडेंट इकोनॉमी होती है वो IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है और हम कई दहाइयों से जाते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे वो पैसे किधर जाते हैं जो हम जिहाद अफगानिस्तान के दौरान बहुत ज्यादा हमें असिस्टेंस आती है और बाजार कॉस्मेटिक्स होते हैं कि बड़ी अच्छी इकोनॉमी जा रही है। फिर ये भी हैरानकुन बात है कि जनरल मुशर्रफ जैसे दौर में भी बाजार ये लगता है कि जी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन जब वो जाते हैं तो पीछे जो है वो एक खोखलापन रह जाता है। मसाइल वही है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप की क्वालिटीज में क्वालिटी होती है कि वो दूरंदेश होता है, वो फोरसाइटेडनेस उसकी बहुत ज्यादा होती है, मसाइल को आके देखता है, उनका सोल्यूशन तैयार रखता है। ये अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये लीडरशिप क्राइसिस जो है बुनियादी तौर पर ये प्रॉब्लम का बायस है। हमारे यहाँ लीडर्स तब बनाए जाते हैं, हाँ उसमें वो एबिलिटी ही ना हो, लेकिन चूंकि हमने मैन्युफैक्चर करना होता है, उसकी आर्टिफिशियल किस्म की एक पॉपुलैरिटी भी डेवलप करनी होती है, तो फिर नतीजा इसी तरह का होता है। जो जेन्युइन लीडर होता है उसे अंदाजा होता है कि क्या मसाइल आ रहे हैं और उससे कैसे निपटना है। मुझे तो यही समझ आता है। बाकी इकोनॉमी की आप बात करें, आने वाले दिन बहुत सख्त है। इन्फ्लेशन जो है 75 के बाद से आप आज की जो है 27.6 जो कि 75 के बाद से सबसे हाई है। अब ये लगता है कि गैस और बिजली के टैरिफ भी इक्वल कर दिए जाएंगे। तो मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका पॉइंट आ चुका है। कॉस्मेटिक मेजर से निकलना पड़ेगा और आवाम को रिलीफ देने के लिए हकीकत पर मबनी मसाइल के हल की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, आपने तज्जिया दिया, और सना मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद रहे। तीनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।